वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत दिनों बाद फिर से स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के एक और नए लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं। हमने स्टार्ट किया था मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली मैं आप लोगों को आज मोल कॉन्सेप्ट के पूरे एक्सपोज करने वाला हूँ। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और मैं इसको एक्सपोज करूँगा जस्ट एक डेफिनेशन के साथ कि मोल कॉन्सेप्ट का असली डेफिनेशन क्या है, उसके साथ 1 मोल का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। 1 मोल का मतलब होता है कि जब तुम 12 ग्राम C12 सैंपल उठाओगे तो उसमें जब तुम कैलकुलेट करके देखोगे कि कितने एटम्स हैं, तो जितने एटम्स तुमको मिलेंगे उतने ही उसको ही हम 1 मोल कहते हैं। मतलब तुमको कितने एटम्स मिलेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स मिलेंगे जब तुम 12 ग्राम कार्बन 12 सैंपल उठाओगे, और इसी नंबर को हम 1 मोल कहते हैं। अब तुमको लगता है कि भाई ये तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाई कि 1 मोल का मतलब कि कार्बन 12 आइसोटोप का मैं अगर 12 ग्राम का सैंपल लेता हूँ तो उसमें जितने एटम्स होंगे वही होंगे 1 मोल। मुझे विश्वास नहीं होता, प्रूफ करो। तो मैं प्रूफ करने के लिए ऑलरेडी लिख कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये रहा क्वेश्चन कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 12 ग्राम C12 सैंपल। ये हम कैसे निकालेंगे बचपन के मैथमेटिक्स के मदद से। अब तुम बोलोगे भाई बचपन में क्या मैथमेटिक्स सीखा कि भाई अभी क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स के आंसर सब निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर मैं आप तुमको एक एग्जांपल देकर समझाऊं कि मान लेते हैं अपने पास एक बॉक्स है जिस बॉक्स का मास 100 ग्राम्स है, ठीक है। और बॉक्स के अंदर बहुत सारे क्रिकेट के बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कितने रखे हुए हैं। तो मान लेते हैं हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल्स प्रेजेंट इन द बॉक्स इफ़ the total mass of the box is 100 grams. Also the mass of a individual, or you can say mass of one cricket ball is suppose 10 gram. Suppose 10 ग्राम। तो क्या तुम बता सकते हो इस बक्से के अंदर नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल्स कितने हैं? कैन यू टेल मी हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन दिस क्रिकेट बॉक्स, या फिर कह सकते हो इन दिस बॉक्स। तो ये तो भाई बचपन वाला टेक्निक है। क्या करते हैं बचपन में, हम बचपन में ऐसे करते थे कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल्स निकालने हैं तो हम टोटल मास को एक बॉल के मास से डिवाइड कर देते थे और हमें आंसर मिल जाता था। मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 पार्टिकल। टोटल मास क्या है, 100 ग्राम। एक पार्टिकल, यहाँ पर एक क्रिकेट बॉल, इसका मास क्या है, 10 ग्राम। तो कैंसिल करके क्या हो जाएगा, 10। इसका मतलब कितने क्रिकेट बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं इस बॉक्स में, ठीक है। तो क्या तुमको कुछ समझ में आया कि बचपन में जो हम मैथ्स करते थे उसी का यूज़ करके हम यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम अभी क्या करेंगे, सेम तरीके से C12 के सैंपल का 12 ग्राम में कितने एटम्स हैं वो हम निकालेंगे। कैसे, C12 का सैंपल है, ठीक है। मानने की क्या ज़रूरत है, क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि इस पूरे सैंपल का मास 12 ग्राम है। सो टोटल मास है 12 ग्राम, ठीक है। और ये जो सैंपल है किससे बना हुआ है, कार्बन के एटम से बना हुआ है कि नहीं। हमें नहीं पता कितने एटम्स हैं, लेकिन बना किससे है, कार्बन के एटम से बना है। और एक कार्बन का एटम का मास हमें पता है भाई, हमने पढ़ा है बचपन में क्लास 9th में कि 12 U होता है कि नहीं। हाँ भाई, तो हमें टोटल मास पता है, एक पार्टिकल का मास पता है, मतलब एक एटम का मास पता है। तो हम इजीली नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो निकाल सकते हैं बचपन वाला टेक्निक यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल मास को एक सिंगल एटम के मास से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, है ना। तो इसमें कुछ नया तो है नहीं, बचपन में पढ़ते आते थे। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है। चलो इसको निकालते हैं फिर। तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने होंगे, टोटल मास 12 ग्राम है,
और एक एटम का मास 12 U है। अब मुझे बताओ क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि ऊपर ग्राम है, नीचे यूनिफाइड मास है, दोनों का यूनिट एकदम अलग अलग है, तो हम इसको कैंसिल तो कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो मैंने आपको एक रिलेशन दिया था कि 1 AMU हो जाए या फिर 1 U हो जाए, उसका वैल्यू ग्राम में होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है कि नहीं? मैंने आपको लिखवाया था भी, है ना? देखो मैंने लिखवाया था, ये देखो बॉक्स भी करके दिया था, देखो। तो इसका मतलब देखा जाए तो 1 AMU हो जाए या फिर 1 U भी हो कह सकते हो, इसका जो वैल्यू है ग्राम्स में वो हम याद रख सकते हैं। कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है सबको? ओके। तो इसी का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? हम इसी का यूज़ करते हुए U को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम इसी का यूज़ करते हुए यूनिफाइड मास को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली हम देख सकते हैं हमने क्या किया, U के जगह पर मैंने इसको लिख दिया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब जाके हम ग्राम ग्राम कैंसिल कर सकते हैं, 12 कैंसिल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमें? 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 ये मिल गया है। अब जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे अपने कैलकुलेटर में, तुमको ये कुछ 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर मिलेगा। और ये कोई अलग नंबर नहीं है, ये जाना पहचाना नंबर है। ये आपका 1 मोल के बराबर होता है। ये जो वैल्यू होता है इसको हम एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं और इसी को हम 1 मोल भी बोलते हैं। इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन 12 के सैंपल में कितने एटम्स मिले? 1 मोल कार्बन एटम्स मिले। क्या ये बात प्रूफ हो गया कि क्यों 1 मोल का डेफिनेशन कार्बन के साथ लिंक है? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1 मोल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और भी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से सुनना है। अब सपोज़ मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, ये आपका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। क्या तुम मुझे इसको देख के बता सकते हो कि इसमें कितने कार्बन के एटम्स है, कितने हाइड्रोजन के एटम्स है, कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? तुम बोलोगे हाँ भाई, यहाँ पर 6 कार्बन के एटम्स है, 12 हाइड्रोजन के एटम्स है और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसे ही, ये तो एक मॉलिक्यूल था, अगर मैं ऐसे 50 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, क्या तब भी हम इसमें कितने कार्बन एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स है, ऑक्सीजन एटम्स है, क्या वो निकाल सकते हैं? तुम बोलोगे अरे भाई क्या बकवास करते हो यार, इतना इजी है, हमें बस मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा? बेसिकली हमें 1 मॉलिक्यूल C6H12O6, अगर मैं इसका एक मॉलिक्यूल को देखूं तो उसमें कितने हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं? तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज contains 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms and 6 ऑक्सीजन एटम्स, है कि नहीं? जी हाँ भाई, बराबर। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में गिवन है 50 मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, सो देयर फॉर 50 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? अरे भाई ये तो यूनिटरी मेथड है। तो 50 मॉलिक्यूल्स विल कंटेन 6 इंटू 50 कार्बन एटम, दैट इज़ 300, डायरेक्टली लिखता हूँ 300 कार्बन एटम्स। फिर 50 इंटू 12 600 हाइड्रोजन एटम्स एंड फिर से 6 इंटू 50 300 ऑक्सीजन एटम्स। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? जी हाँ। अब इसी चीज़ को दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, मोल कैलकुलेशंस की मदद से। लेकिन देखो ज़रा, बिना मोल कैलकुलेट किए भी हम फटाक से इसका आंसर निकाल सकते हैं। वरना हम क्या करते, अकॉर्डिंग टू मोल कैलकुलेशन मैं बताता हूँ क्या करते हम। सबसे पहले हम मोल निकालते,
कि 50 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स होंगे इसके, ठीक है। और फिर हम कार्बन के कितने एटम्स हैं, इसके कितने एटम्स हैं, इसके कितने एटम्स हैं, इसके साथ उसको मॉलिक्यूल जो भी मोल आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है जब तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा अगर स्ट्रॉन्ग है, मतलब यूनिटरी मेथड वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, तो फार्मूला हम बाद में भी सीख कर उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत या फिर उसमें कोई लॉस हमारा नहीं है। लेकिन हमें पहले अपना बेसिक लेवल पर जो यू कैन से टेक्निक है वो हमें क्लियर आउट करने हैं। बिकॉज कभी कभी फार्मूलेस की मदद से तुमको आंसर नहीं मिलेगा, तुमको आंसर कभी कभी इसी मेथड से ही निकालना होगा, यूनिटरी मेथड से, ठीक है। इसलिए यूनिटरी मेथड को आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, इसका जवाब आपको देना है। सपोज मान लेते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O, इसका नाम है पोटाश एलम, जिसके बारे में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th का चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट में बताया था। इसको हम कहते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है। वन काइंड ऑफ डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। तो पोटाश एलम का फॉर्मूला दिखने में कुछ ऐसा है। नाउ कैन यू टेल मी कि अगर तुमको क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है और ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि इसके 10 मॉलिक्यूल्स गिवन, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, तो नाउ कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स, एल्यूमिनियम एटम्स, सल्फर एटम्स, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम। क्या तुम बता सकते हो? जी हाँ, बता सकते हैं। कैसे? यूनिटरी मेथड से। हम इसको मोल कॉन्सेप्ट के कैलकुलेशन के मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको अपने मेथड, इजी मेथड जिसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं, उसके मदद से भी हम निकालना सीखेंगे, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ उसका, ठीक है। इसका मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, तो एक मॉलिक्यूल में कितने पोटेशियम एटम है? 2 पोटेशियम एटम है। ऐसे ही 4 सल्फर के एटम्स हैं। ऐसे ही 4, 12, 16, 16 और 24 कितना होता है? 40 आई गेस, या 40 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 48 एटम्स हैं। तो यहाँ से बेसिकली तुम लिख सकते हो 1 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन में आपको मैं पूछता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तुमको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं। तो बेसिकली क्या करना होगा, 1 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम है वो तुमको देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ पोटाश एलम कंटेन्स हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स? 40 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। काउंट कर सकते हो। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो बेसिकली 10 कर दो इसको। तो 10 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? 40 × 10 400 होंगे। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसी इजी कॉन्सेप्ट को लोगों को देखा गया है, वो पहले मोल निकालते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स गिवन था, मोल्स निकालते हैं, फिर एटम्स निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। इजी चीज़ों को हम इजी मेथड से करेंगे, मुश्किल चीज़ों को हम मुश्किल मेथड से करेंगे, जिससे कि हमें इमीडिएट आंसर मिले, ठीक है। हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए मोल कैलकुलेशन जब हम सीखेंगे तब हम इसी क्वेश्चंस को मोल पहले निकालते हैं, फिर कैलकुलेशन करने के लिए एटम्स निकालते हैं। जबकि तुम डायरेक्ट ही इसको ऐसे निकाल सकते हो,
बिना किसी मोल निकाले। ठीक है, तो हमेशा मोल निकालना है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो ही आपको समझना है। हमेशा मोल निकालना नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मोल बिना निकाले भी हम आंसर निकाल सकते हैं, इससे भी फास्ट। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन को तो उल्टा तरीके से देता हूँ। ठीक है, उल्टी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। कैसे, देखो समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, देखना। अगर मैं आपसे मैं कहता हूँ कि इफ़ देयर आर 16 ऑक्सीजन एटम्स, 16 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन कौन सा वाला दूँ भाई, 16 ऑक्सीजन एटम्स। अच्छा वही दे देता हूँ। 16 ऑक्सीजन एटम किसमें दे सकता हूँ, कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज ग्लोबर सॉल्ट। ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, सोडियम सल्फेट डॉट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इज़ द ग्लोबर सॉल्ट। इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, बिकॉज नॉलेज की कोई कमी नहीं है भाई, है ना, याद रख सकते हैं। तो बोला गया है कि अगर ग्लोबर सॉल्ट में मान लेते हैं 16 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है, 16 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो नाउ फाइंड नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। ओ भाई ये क्या कर दिया, ये क्या प्रश्न पूछ दिया भाई आपने, पूछ लिया आपने। क्या पूछा भाई, मैंने बस पूछा कि अगर ग्लोबर सॉल्ट में एक, मुझे नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स हैं ग्लोबर सॉल्ट के, ठीक है, बस उसमें पता है कि 16 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो हमें नंबर ऑफ सोडियम एटम्स निकालने हैं। क्या करोगे, सेम क्वेश्चन देखो, टाइप एकदम सेम टू सेम है। पहले मॉलिक्यूल्स कितने गिवन थे, हमें ऑक्सीजन एटम्स निकालने थे, और अब एटम्स गिवन है, हमें सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे, फिर जाके हमें फिर से सोडियम के एटम निकालना होगा। बिकॉज हम डायरेक्टली सोडियम एटम नहीं निकाल सकते। क्यों, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज़ मेरे पास Na2CO3 का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज़ इसका मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, तो तब आप बता सकते हो कि भाई सोडियम के 2 एटम्स हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भाई X मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के, तब तुम ये कंफर्म नहीं हो सकते कि सोडियम के 2 ही एटम्स होंगे, 2x एटम होंगे इसमें सोडियम के। ठीक है, इसका मतलब हमें ये जानना होगा सबसे पहले कि भाई इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तभी तो मैं कंफर्म होकर कह सकता हूँ कि सोडियम के इतने एटम्स हैं और कार्बन के इतने और ऑक्सीजन के इतने। इसीलिए सबसे पहले हमें इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो जानना होगा, और फिर सोडियम एटम्स हमारे हाथों में होगा। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में गिवन है 16 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, 16 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। मुझे ये बताओ एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, मैं लिखता हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। अगर मैं देखूँ एक मॉलिक्यूल इसका उठा लेता हूँ, ठीक है, ग्लोबर सॉल्ट का मैं एक मॉलिक्यूल उठाता हूँ, तो एक मॉलिक्यूल में कितने सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 4 और यहाँ पर 10, 14 ऑक्सीजन के एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 14 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबर सॉल्ट, या फिर सिर्फ सॉल्ट लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल शॉर्टकट में। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 14 ऑक्सीजन एटम्स हैं, या फिर 14 ऑक्सीजन एटम्स एक मॉलिक्यूल में होते हैं, तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 16 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो बस 16 ऑक्सीजन एटम्स कितने मॉलिक्यूल्स में होंगे बताओ यूनिटरी मेथड से। तो 1 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 16, 7, 8,
तो 8/7 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट में आपके 16 ऑक्सीजन एटम्स होने जा रहे हैं। इसका मतलब हमें पहले एनालाइज करना है कि एक मॉलिक्यूल ग्लोबल सॉल्ट में कितने ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो अगर देखा गया कि 14 ऑक्सीजन एटम्स रहते हैं एक मॉलिक्यूल में ऑफ ग्लोबल सॉल्ट, हमें क्वेश्चन में गिवन था 16 ऑक्सीजन एटम्स कितने हो, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगे। तो हमने यूनिटरी मेथड यूज़ किया और आंसर आया 8/7 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबल सॉल्ट में 16 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब हमें ये पता चल गया है कि ग्लोबल सॉल्ट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 8/7 मॉलिक्यूल्स ग्लोबल सॉल्ट के हैं। अब तुम आराम से सोडियम के एटम्स निकाल सकते हो। कैसे? बिकॉज मॉलिक्यूल जब गिवन हो तो तुम एटम्स निकालना तुम्हें आता है, मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो सबसे पहले देखो कि एक मॉलिक्यूल ग्लोबल सॉल्ट में कितने सोडियम के एटम्स हैं। तुम बोलोगे भाई 2 सोडियम के एटम्स हैं। तो मुझे बताओ कि 8/7 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करना है भाई। ये क्या बात हुई भाई, इतना इजी कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, इजी कॉन्सेप्ट है। तो नाउ यू हैव टू राइट in one molecule of salt contains कितने सोडियम एटम्स, 2 एटम्स ऑफ सोडियम। तो हमें 8/7 मॉलिक्यूल्स में कितने सोडियम एटम्स है वो निकालना है। It will be 16/7 atoms of sodium। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 16/7 atoms of sodium will be the answer। समझ आया क्या टेक्निक था? टेक्निक बहुत सिंपल है। टेक्निक इज़ वेरी सिंपल सा यूनिटरी मेथड हमने यहाँ पर लगाया है, जिससे कि हमने अपना आंसर को पाया है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कि यूनिटरी मेथड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला तो आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही होगा। लेकिन फॉर्मूले से पहले भी, मोल कॉन्सेप्ट से पहले भी, मैं आपको बिना मोल निकाले भी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने का मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि अगर आपका फॉर्मूला वाला अप्रोच फेल हो जाए तो आप यूनिटरी मेथड वाला अप्रोच लगाकर आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा गारंटीड नहीं है कि हमेशा आपको फॉर्मूला हेल्प करेगा आंसर निकालने में, ये बात आपको याद रखना है। तो हमने क्या देखा बताओ? हमने क्या देखा कि अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, या फिर आप कह सकते हो कि मुझे मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो मैंने क्या किया? देखो, मॉलिक्यूल्स गिवन थे, मैंने एटम्स निकाले। क्या किया? मैंने एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया। अब ये एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि यहाँ पर कार्बन का एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी क्या है। मतलब इस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो कार्बन के 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6। तो कार्बन का एटॉमिसिटी 6, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का फिर से 6। तो हमने बेसिकली क्या किया? एटॉमिसिटी से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई किया। तो हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे 50 मॉलिक्यूल्स में, वो हमने निकाल लिया। इसका मतलब यहाँ से हम एक अप्रोच निकाल सकते हैं, एक जनरल तरीका मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ से, कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो आपको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी।
ठीक है, ये पहला। दूसरा, अगर आपको नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो सिंपली डिवाइड बाय एटॉमिसिटी। समझ आया? ये बात आपको ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको मैं यू कैन से जब मैं मोल कैलकुलेशंस करवाऊँगा तब भी आपको मैं दिखाऊँगा कि ये हमने ऑलरेडी निपटा लिया है, हमें मोल निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम बिना मोल निकाले भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में से नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ़ एटम्स में से नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग आउट मोल्स। ठीक है, तो तुम चाहो तो सिंपली इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तुम इसको आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? देखो, सबसे पहले ये आपके नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स अगर गिवन है तो नंबर ऑफ़ एटम्स से नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने का टेक्निक है एटॉमिसिटी से डिवाइड। तो देखो, हमने जो 14 ऑक्सीजन एटम्स को डिवाइड किया था वो क्या था? ये जो 14 था ये तो भाई एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबल सॉल्ट था। तो मैंने एटॉमिसिटी से ही डिवाइड करके आपको मैंने निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला कि 16 ऑक्सीजन एटम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लोबल सॉल्ट के। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि ये बातें जो है मोल कॉन्सेप्ट के बिना भी किया जा सकता है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना, नंबर ऑफ़ एटम्स से नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना हमारे बाय हार्ट का खेल हो जाएगा अगर हमें ये बेसिक नॉलेज पता हो। अब मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा ना? हाँ, तो इतना हुआ। अच्छा, अब एटॉमिसिटी का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं बगल में छोटा करके। एटॉमिसिटी what is atomicity? Number of atoms present in one molecule of any sample या substance, इसको ही हम कहते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, अच्छा, चलो भाई, एटॉमिसिटी के बारे में तो आपको पता चल गया है। अब देखो, ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स? क्या ये सब आपको निकालना आता है? सिखाता हूँ, बहुत इजी। उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद रखने होंगे अप टू 20 एलिमेंट्स अभी के लिए फ़िलहाल। नहीं तो भाई बेसिकली आपको 30 तक याद रखना पड़ता है, इट इज़ कंपलसरी, बिकॉज क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके एक चैप्टर है,
वहाँ पर आपको 20 एटॉमिक नंबर 20 से 30 ही यूज़ होता है, ज़्यादा मैक्सिमम वो यूज़ होता है। तो अगर आपको 20 तक याद है तो वेरी गुड, 30 तक याद आपको रखना है, इट इज़ कंपलसरी। 30 के बाद याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो हमने आज सीखा कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ़ एटम्स से नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना। इसके बाद अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एटम्स के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निकालना सिखाऊंगा, फिर मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। चलिए methods to find out number of protons, electrons and neutrons। चलिए भाई देखते हैं भाई कैसे का क्या करना है। सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपसे मैं पूछूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 15 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। मुझे बताओ 15 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, बताओ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसका मास नंबर याद रखना होगा और इसके एटॉमिक नंबर याद रखने होंगे, किसके, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के, अभी के लिए फ़िलहाल। सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13 है। तो पहले मैं गिवन इन्फॉर्मेशंस लिखता हूँ। फर्स्ट एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं और याद रखना एटॉमिक नंबर इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 13, ठीक है। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मिल गया है। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 13 होते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है ये न्यूट्रल है, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर एल्यूमिनियम 3+ होता, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल एटम है या फिर नॉर्मल एटम है, तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है फॉर ए न्यूट्रल सिस्टम। ये याद रख सकते हो, मैं साइड में लिख देता हूँ। In a neutral atom, number of electrons equal to number of protons, ठीक है। ये बात याद रखना। ठीक है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, मतलब कि जिसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर चार्ज के अलावा है मतलब उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सेम होंगे। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है mass number minus atomic number. Now what is the mass number of aluminium? Mass number is 27, ठीक है। इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, जब हम इसमें U लगा देंगे तो ये बन जाएगा एटॉमिक मास, और जब हम सिर्फ मास नंबर बोलेंगे सिर्फ हमें 27 बोलना है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो इट विल बी 27 माइनस 13, इट विल बी जस्ट लाइक 14। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 14 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 13 है, प्रोटॉन्स भी 13 है। तो ये आपका पहला वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब आंसर ये तो आपका कितने एटम्स का मिला है, एक एटम का, एक एटम एल्यूमिनियम एटम का केस है ये। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 15 एटम्स होंगे तो क्या होगा। अरे भाई क्या बकवास करते हो यार, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और क्या। तो बेसिकली हमें क्या करना है,
अगर हमें ये देखना है कि 15 एटम्स में कितने होंगे, तो बस हमें मल्टीप्लाई करने होंगे 13 × 15। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। तो एक एटम एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स, 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जबकि अगर मैं 15 एटम्स ले लूँ तो बस यूनरी मेथड से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। वाह भाई वाह, क्या बात है, समझ आया? जी हाँ। तो बेसिकली ये आपका 195 प्रोटॉन्स हो जाएगा, 195 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और 210 न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। सो दिस मेनी आर प्रेजेंट इन 15 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स अगर क्वेश्चन में गिवन, सपोज 100 एटम्स ले लो, फिर भी निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई तो करना है, अगर 150 बोले तब भी मल्टीप्लाई करना है। तो टेक्निक सबके लिए सेम ही है। तो मैंने बस एक एग्जांपल ही दिखाया है, बाकी का आप समझदार है मुझे पता है, तो मैं ज़्यादा एग्जांपल्स और नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये आपको ऑलरेडी पता है। अब मॉलिक्यूल्स अगर गिवन है तब कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। सपोज़ मैं कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, सपोज़ छोटा सा लेता हूँ, सपोज़ पानी ही ले लेते हैं H2O। तो क्वेश्चन सपोज़ मैं बनाता हूँ कि सपोज़ 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए। तो करना कुछ नहीं है, बस टेक्निक सेम है। आपको इंडिविजुअल एटम्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पता लगाने होंगे, फिर उनको ऐड करना होगा। ठीक है, ऐड करना होगा, फिर 20 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा। समझ में आया? बताता हूँ, देखो। सबसे पहले तुम 1 मॉलिक्यूल का निकालो, ठीक है। 1 molecule of H2O contains how many protons, how many electrons, how many neutrons। वो निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इंडिविजुअल हाइड्रोजन के कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है वो लिखो, फिर ऑक्सीजन के कितने हैं वो लिखो, इनको प्लस कर दो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स 1 है, प्रोटॉन्स 1 है बिकॉज एटॉमिक नंबर 1, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 1, प्रोटॉन 1, लेकिन न्यूट्रॉन होगा 1 - 1 दैट इज़ 0। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो है 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मीन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मतलब ये। ठीक है, तो 1 - 1 0। तो हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अच्छा, फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन्स भी 8 है बिकॉज एटॉमिक नंबर ही 7 है, सॉरी एटॉमिक नंबर ही 8 है, 8 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो मास नंबर ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 - 8 इट इज़ 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये सब निकल गए हैं। अब देखो इम्पॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं वो देखो पहले। ठीक है, ये क्या है, ये एक एटम की बात कर रहे हैं हम, लेकिन क्वेश्चन में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 × 0 मतलब 0 न्यूट्रॉन्स ही रहेंगे। समझ आया? तो अगर मैं ऐसे बात करूँ इसको लेकर कि 1 हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन्स हैं, तो क्वेश्चन में तो भाई वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो बेसिकली 2 हाइड्रोजन एटम्स
में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होंगे, बस मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन्स होंगे और भाई 0 न्यूट्रॉन ही रहेंगे। ओके, अच्छा अब देखो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, एक ही एटम है, तो बस और कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन के प्रोटॉन्स प्लस कर दो। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो मैं ऐसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इक्वल्स टू, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स में 2 प्रोटॉन्स हैं, सो 2 प्लस 1 ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन्स हैं, तो 2 प्लस 8, 10 प्रोटॉन्स विल बी देयर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 प्लस 1 ऑक्सीजन के एटम में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो प्लस 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स। डन। अब ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल्स टू, देखो 2 हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन्स, 0 न्यूट्रॉन्स, तो 0 प्लस 1 ऑक्सीजन के एटम में कितने न्यूट्रॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स, तो 0 प्लस 8, 8 न्यूट्रॉन्स। तो अब लिख सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O contains how many this contains 10 protons, 10 electrons and 8 न्यूट्रॉन्स। तो हमने एक मॉलिक्यूल का इन्फॉर्मेशन निकाला कि एक मॉलिक्यूल वाटर में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 20 मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितने होंगे, तो बस भाई यूनिटरी मेथड से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो लिखो देयरफॉर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O will contain 10 into 20, 200 protons, 200 electrons and 160 neutrons, and this will be your answer। समझ आया, मज़ा आया? तो अब आप, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, या फिर कह सकते हो क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। वेरी गुड, क्या बात है भाई, मज़ा ही आ गया। ठीक है, ये सब मैं क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट में इनका यूज़ है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में इनका यूज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब आपको ज़रूरत होगी तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मोल अभी भी स्टार्ट मैंने ठीक से किया नहीं है। मोल स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपको कैलकुलेशंस करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको मोल ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी बार बार। ठीक है, अच्छा बात करेंगे सबको लेकर। ठीक है, पहले भी कुछ स्लाइड्स बाकी हैं मेरे, वो अभी बात करेंगे। देखो अब मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा घुमाया हुआ है मैंने क्वेश्चन, तो बताना ज़रूर। ठीक है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। सपोज आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are there in a sample of Na2CO3 which has 10 कार्बन एटम्स।
थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो और इसका आंसर मुझे बताओ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, मैं इसका सोल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ क्या करना है, सोचना कैसे आपको, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से आपको सुनना है मेरी बातों को और अच्छे से समझना है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन में गिवन है हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स चाहिए। एक सैंपल का सोडियम कार्बोनेट का सैंपल है जिसमें 10 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एक मॉलिक्यूल का पहले हम निकालते हैं इंफॉर्मेशन, फिर बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स पूछा जाएगा बस मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर हमें नहीं पता कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम कार्बोनेट के। बस इतना गिवन है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस मॉलिक्यूल में 10 कार्बन एटम्स हैं। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया भाई, हमें पता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स अगर गिवन हो तो हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं भाई इस टेक्निक से। ये देखिए, एटोमिसिटी से डिवाइड करेंगे बस। तो हमने दिमाग लगाया, ठीक है, कि देखो ज़रा भाई, अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, सोडियम कार्बोनेट का अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, अगर मैं एक मॉलिक्यूल का बात करूँ तो एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम्स हैं? एक कार्बन का एटम है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वन कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है कि नहीं? ठीक है भाई। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि 10 कार्बन एटम्स हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अरे भाई ये तो भाई बहुत ही इजी है रे। 10 कार्बन एटम्स मतलब कितने सारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगे 10 कार्बन एटम्स? अरे भाई यूनिटरी मेथड लगाई और 10 मॉलिक्यूल्स पाई। इसका मतलब बेसिक यूनिटरी मेथड से हमने इस क्वेश्चन को निपटाया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला। समझ आया कि नहीं बताओ? हाँ भाई। तो हमने, जिसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को एटोमिसिटी से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो तुमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एटोमिसिटी कितना है? 1 है, बिकॉज कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है। तो बस हमें 10 कार्बन एटम्स गिवन थे, इसको हमें एटोमिसिटी ऑफ कार्बन एटम को डिवाइड करना है 1, तो आपको 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन Na2CO3 मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। तो अब हमें पता चल गया है कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स बता सकते हैं। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है वो निकालेंगे, फिर 10 मॉलिक्यूल में कितना है वो तो भाई मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। चलिए, तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि सोडियम में कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में कितने हैं, ऑक्सीजन में कितने हैं। ठीक है, आइए भाई। तो सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 11, बिकॉज एटॉमिक नंबर 11 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। एटॉमिक नहीं, मास नंबर 23 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? 23 माइनस 11, इट इज़ नथिंग बट 12। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है। किसका? सोडियम का। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। फिर अब हमें क्या करना है? अब हमें कार्बन के भी सेम चीज़ें निकालने हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, इलेक्ट्रॉन्स भी 6, मास नंबर 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 माइनस 6, दैट इज 6। सिमिलरली ऑक्सीजन का केस में एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर है 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, मास नंबर 16, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 माइनस 8, नथिंग बट 8। ठीक है, तो नाउ टेल मी कि इन वन मॉलिक्यूल हाउ मेनी प्रोटॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ मेनी
न्यूट्रॉन्स विल बी देयर। लिखते हैं भाई, बताओ हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल बी देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो पहले सोडियम के प्रोटॉन बताओ, तो 11। लेकिन देखो कितने हैं, सोडियम के 2 एटम्स हैं, इसका मतलब 11 इंटू 2 हो जाएगा, 22 प्रोटॉन्स हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ। फिर कार्बन के 6 प्रोटॉन, 22 + 6 28 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और एक एटम में प्रोटॉन्स है 8, तो 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। 24 + 28 it will be nothing but 52. So it will be 22 + 6 + 24. It will be 52. इतने प्रोटॉन्स होंगे एक मॉलिक्यूल में। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो देखा जाए तो भी इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम ही है, तो सेम ही आएगा, 52 ही आएगा, इसमें कोई तो चेंज नहीं है। तो इसमें भी 22 + 6 + 24, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम ही आता है, सेम है ना, सेम नहीं सेम आता है, ये अपना स्टाइल है बोलने का, ठीक है, सेम आता है। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन्स में थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। सोडियम के न्यूट्रॉन्स 12 है, लेकिन 2 एटम्स हैं, तो 12 इंटू 2 मतलब 24। फिर कार्बन के कितने न्यूट्रॉन 6, 24 + 6 30। फिर ऑक्सीजन के कितने न्यूट्रॉन्स 8, लेकिन 3 और एटम्स हैं, तो 3 इंटू करना पड़ेगा 24 + 30 54। सो 30 + 30 नहीं, इसमें पहले 24 + 6 + 24, तो इट इज़ 54 इज़ द आंसर। सॉरी आंसर नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। तो अगर एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने न्यूट्रॉन्स हैं, तो 20 मॉलिक्यूल्स, कितने बोले भाई? अच्छा 10 मॉलिक्यूल, तो 10 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट में कितने होंगे? अरे यार बार 20 लिख रहा हूँ। दस मॉलिक्यूल मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो तो 520 प्रोटॉन्स, 520 इलेक्ट्रॉन्स, 540 न्यूट्रॉन्स, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब आएगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है relative atomic mass। relative atomic mass जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था डिफरेंस के माध्यम से, ठीक है, कि एटॉमिक मास, relative atomic mass क्या होता है, मैंने आपको बस एक डिफरेंस दिया था। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा ब्रीफली आपको मैं समझाऊंगा कि relative atomic mass एक्चुअली में क्या होता है और कैसे आता है, ठीक है। तो मज़ा आएगा, ज़रूर मज़ा आएगा, देखना ज़रूर, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा मैं लेंदी रखूँगा, बिकॉज आज हमें बहुत कुछ कवर अप करने हैं। तो आज हम कवर अप करेंगे सबसे पहले RAM, जिसको हम शॉर्टकट में RM बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, शॉर्टकट में RM बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। relative atomic mass, relative atomic mass क्या है ये relative atomic mass? relative atomic mass के कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताए थे कि ये कभी भी डेसिमल नहीं हो सकता, ये होल नंबर में होता है। क्यों होता है आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद,
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा ज़रूर, ठीक है। अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या कहता है वो पहले लिखते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज, ये मैं नहीं कह रहा, इसको डिफाइन किया गया है, डिफाइन है, डिफाइन का कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। आपका नाम XYZ है, क्यों है, इसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे ही डेफिनेशंस के कुछ प्रूफ नहीं होते, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा साइन थीटा ही क्यों है भाई, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है। तो इसीलिए रिलेटिव एटॉमिक मास इसको डिफाइन किया गया है, ना मैंने बोला, ना उसने बोला, ना किसी ने बोला, लोगों ने बोला, जो फिजिसिस्ट हैं, जो भी फिजिसिस्ट हो या फिर केमिस्ट हो, जो भी बोलो, ठीक है, उन्होंने बताया, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ द एटम of that substance divided by 1/12 of the mass of 1 C12 atom, ठीक है। ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये किया मतलब ये क्यों आया, कैसे आया, ये हमें नहीं पता भाई, ये डिफ़ाइन किया गया है, मुझे क्या पता भाई क्यों किया इसने ऐसा, साइंटिस्ट लोगों ने क्यों ऐसा डिफ़ाइन किया, मुझे क्या पता भाई, डिफ़ाइंड है भाई, इसको और प्रूफ की कोई इसका प्रूफ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये मत पूछना कि भाई कैसे आया, क्यों आया, ठीक है, मुझे भी नहीं पता कैसे आया, बिकॉज ये डेफिनेशन है, डिफ़ाइन किया गया है। अब इसको थोड़ा हम तोड़ते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे, आइए। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन है मास ऑफ द एटम ऑफ दैट सब्सटेंस, जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम का जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट, ठीक है भाई। अब देखिए मास ऑफ द एटम ऑफ दैट सब्सटेंस को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मास ऑफ द एटम ऑफ दैट सब्सटेंस के जगह पर अगर मैं लिख देता हूँ कि मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, क्या मैंने कुछ गलत लिखा? हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि भाई प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से क्यों, इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं, सिर्फ हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ही क्यों कंसिडर किया है? बिकॉज मेरे भाई इलेक्ट्रॉन्स का मास रिलेटिवली बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर्ड टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। रिलेटिवली क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, स्मॉल है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, बहुत कम है, ठीक है। अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, सपोज एग्जांपल मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन में से हेवियर कौन है? 10 इलेक्ट्रॉन। अब तुम कह सकते हो तो भाई कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत छोटा है, इसका मतलब दोनों ही सेम होने चाहिए थे। नहीं, एक्चुअली हम इसको रिलेटिवली सोच रहे हैं कि इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सामने इलेक्ट्रॉन का बस नहीं चल पाता, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, बस ये कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, रिलेटिवली बहुत कम है। जैसे कि अगर आपका पूरा सपोज आपका बॉडी है, बॉडी का पूरा वेट है 80 kgs और इसमें आपके हेयर जो है उसका वेट कुछ ग्राम्स होंगे, कुछ मिलीग्राम्स भी हो सकते हैं, क्या पता। सपोज मैंने लिखा 1 मिलीग्राम फॉर एग्जांपल, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हेयर है वो उसका जो वेट है, मास है, वो बहुत छोटा है, बहुत कम है? नहीं। लेकिन हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि बॉडी के रेस्पेक्ट में, हमारा जो पूरा बॉडी है उसके मास के रेस्पेक्ट में
हमारे हेयर्स का मास बहुत कम है, बहुत लिटिल है। लेकिन अगर मैं वही एक कुछ हेयर ले लेता हूँ, सपोज़ कुछ मिलीग्राम से लेता हूँ, सपोज़ 100 मिलीग्राम में ले लेता हूँ या फिर 500 मिलीग्राम ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके सामने एक हेयर को रखता हूँ, तो ऑब्वियसली ये वाला जो हेयर होगा ज़्यादा भारी होगा इसके कंपैरिजन में, एक हेयर के मास के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब हल्का कुछ भी नहीं है। इसको बस हम ये दोनों बस एक रिलेटिव टर्म है, हल्का कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी के रेस्पेक्ट में हल्का होता है, लेकिन खुद वो चीज़ हल्का कभी नहीं होता। जब तुम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, सपोज़ एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है, सपोज़ एक और सी ऑब्जेक्ट है। ए जो है सबसे हैवीएस्ट है, बी मॉडरेट है, सी लीस्ट है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई ए के रेस्पेक्ट में सी का जो मास है, सी का मास बहुत लिटिल है, बहुत स्मॉल है, बहुत लिटिल है, बहुत कम है, ठीक है, ये मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ सी का मास बहुत कम है यार, तो ऐसा गलत है। बिकॉज अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट लाता हूँ जो सी से भी लाइटर है, लाइटर देन सी, तब मैं कह सकता हूँ कि नहीं भाई अब तो सी हेवियर है डी से। तो इसका मतलब हेवियर होना या लाइटर होना एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। किसी के रिलेटिव, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम वो कहते हैं कि वो हल्का है या फिर भारी है, ठीक है। कोई भी चीज़ खुद से हल्का नहीं होता, खुद से भारी नहीं होता, किसी के रेस्पेक्ट में हमें कहना होता है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हमने लिया, बिकॉज ज़्यादातर मास जो होता है एक एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही कंसंट्रेटेड होता है। समझ आया? अच्छा, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ न्यूक्लियॉन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ साइड में छोड़ा करके। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का मतलब है जो कि न्यूक्लियस का पार्ट है। और न्यूक्लियस के पार्ट कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन कहेंगे, न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन कहेंगे। बहुत लोगों का ये यू कैन से वन काइंड ऑफ मिसकॉन्सेप्शन है कि हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन कहेंगे, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियॉन का डेफिनेशन है कि न्यूक्लियस का पार्ट, ठीक है। तो न्यूक्लियस का पार्ट तो भाई प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो प्रोटॉन भी न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियन, और इनको मिलाकर भी हम इनको न्यूक्लियन ही कहेंगे। इसीलिए ये बात थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन दूर रखना है आपको। तो बेसिकली मास ऑफ ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जगह पर मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियॉन्स। तो और भी मैं इसको प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ, अब देखो मैं क्या लिखता हूँ इसमें, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को मैं लिखता हूँ मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स ऑफ C12 एटम। अब तुम बोलोगे भाई कि मैंने 12 न्यूक्लियन क्यों लिखा, है ना। तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। ज़रा सोचो, कार्बन 12 एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? सर इसमें तो भाई 7 नहीं, प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 हैं। न्यूट्रॉन्स कितने? 6 हैं। तो कार्बन 12 का जितना भी मास है, कार्बन 12 का मास कितना है भाई एक एटम का? 12 U होता है, ठीक है। 12 यूनिफाइड मास होता है। तो ये जो 12 U है ये किसके वजह से हुआ होगा? ऑब्वियसली इसके वजह से हुआ होगा, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन की वजह से हुआ होगा। बात सही है मेरा? हाँ भाई। तो कोई भी बॉडी हो उसका मास कौन डिसाइड करता है? मतलब मोस्टली कौन डिसाइड करता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के वजह से ही बॉडी का किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है। तो कार्बन 12 एटम का मास जो 12 U है, जो हम बचपन में पढ़ते थे क्लास 9th में कि 12 U याद रखने को बोला गया था, ये किसके वजह से था? 12 न्यूक्लियॉन्स की वजह से था। 12 न्यूक्लियॉन्स मतलब 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझ आया? अच्छा भाई, अब मुझे बताओ थोड़ा सा, मैं इस ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, थोड़ा देखना, ठीक है? अब देखिए कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखिए ज़रा, मैंने मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स को लिख दिया टोटल न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या मैंने ये सही लिखा है? बताओ ज़रा। क्या हम बचपन में ये नहीं पढ़ते थे कि सपोज़, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, सपोज़ अभी मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में सपोज़ मेरे पास 10 क्रिकेट बॉल्स हैं, मेरे पास 10 क्रिकेट बॉल्स हैं और हर एक बॉल का जो मास है वो सपोज़ 2 ग्राम है। तो मैं क्या ये नहीं बता सकता कि पूरे बक्से का मास कितना होगा? बता सकता हूँ, टोटल मास बता सकता हूँ, ठीक है? टोटल मास बता सकता हूँ। कितना होगा टोटल मास? बहुत इजी है कि कितने बॉल्स हैं और एक बॉल का मास कितना है, यूनिटरी मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 ग्राम हो जाएगा बक्से का मास। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने टोटल नंबर ऑफ कितने पार्टिकल्स हैं या फिर बॉल्स हैं उसके साथ एक बॉल का मैंने मास को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर किया है। ऊपर में क्या लिखा था कि सारे न्यूक्लियॉन्स के मास बताओ, तो मैंने चालाकी किया कि मैंने पहले ये लिखा कि कितने न्यूक्लियंस है, टोटल न्यूक्लियंस हमें नहीं पता कितने हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक न्यूक्लियन के मास के साथ जो उस ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस में है। क्या ये बात क्लियर है? सेम चीज़ किया है कि कितने पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल के मास के साथ मल्टीप्लाई किया। वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही किया कि टोटल न्यूक्लियॉन्स को मल्टीप्लाई किया एक न्यूक्लियन के मास के साथ। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी। सिमिलर चीज़ मैंने नीचे भी किया है। नीचे क्या था, मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स ऑफ कार्बन 12 एटम। तो 12 न्यूक्लियंस का मास बताने के लिए बोला, तो मैंने लिखा कि 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन ऑफ कार्बन 12 एटम। जैसे मैंने यहाँ पर किया था कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस 12 थे, तो मैंने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस लिखा इंटू एक न्यूक्लियन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर मिल रहा था। बताओ है कि नहीं? ठीक है। अरे भाई ये तो मज़ा आ गया, ये तो सोचने पे मजबूर कर दिया आपने हमें। तो बेसिकली टेक्निक ये है कि क्या मैं आपको समझा पाया? अगर समझा पाया तो कमेंट कीजिएगा कि आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया था, आज का लेक्चर बहुत ही धांसू था।
ठीक है, बताइएगा, बिकॉज मुझे तो नहीं पता होगा ना कि मैंने अच्छा समझाया कि नहीं, तो आपको ज़रूर से बताना है। तो बेसिकली टोटल न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन लिखा, और यहाँ पर 12 न्यूक्लियन के मास को मैंने क्या लिख दिया कि 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ 1 पार्टिकल। वाह भाई वाह। अच्छा, अब कैंसिलिंग करते हैं, 12 कैंसिल। अब देखिएगा ज़रूर कि मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इन कार्बन 12 एटम और मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इन दैट सब्सटेंस आपका कैंसिल होकर अल्टीमेटली टोटल न्यूक्लियॉन्स के बराबर आएगा। अब तुम बोलोगे भाई ये दोनों कैंसिल कैसे हो गए, ये दोनों चीज़ें तो डिफरेंट चीज़ें थे कि यहाँ पर उस सब्सटेंस का एक न्यूक्लियन का मास और यहाँ पर कार्बन 12 एटम में जो 1 न्यूक्लियन है उसका मास हमने कैंसिल कैसे किया। मेरे भाई सोचो, जो भी सब्सटेंस से तुम बने हो, क्या उसमें प्रोटॉन है? जी हाँ। क्या उसमें न्यूट्रॉन है? जी हाँ। क्या उसमें इलेक्ट्रॉन है? जी हाँ। इलेक्ट्रॉन को साइड में रखते हैं। क्या उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? जी हाँ। क्या मुझे बताओ, थोड़ा मुझे बताओ, हमारा जो मास है क्या वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है? जी हाँ। तो किसी का मास ज़्यादा किसी का मास कम, ऐसा क्यों है? बता सकते हो? कि सपोज तुम्हारा मास सपोज 80 किलोग्राम से और मेरा 70 किलोग्राम से, तो ये डिफरेंस किस वजह से है? किसके वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हुआ? किसके वजह से? ऑब्वियसली इसके पीछे किसी ना किसी पार्टिकल्स का हाथ होगा, और वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ये कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं मास में? कि प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है डिफरेंट सब्सटेंस में। क्या समझे? कि भाई प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास के वजह से ही हमारा बॉडी वेट है। अब किसी का वेट ज़्यादा किसी का कम, क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी का ज़्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियन, किसी लोगों का न्यूक्लियन ज़्यादा होता है, किसी लोगों का न्यूक्लियन कम होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा मास में डिफरेंस होता है। तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे अंदर जो प्रोटॉन है वही प्रोटॉन मेरे अंदर भी है, लेकिन बस अमाउंट डिफरेंट है। क्या बोला मैंने? तुम्हारे अंदर अगर 100 प्रोटॉन और 100 न्यूट्रॉन है फॉर एग्जांपल, तो मेरे अंदर सपोज 90 है, 90 प्रोटॉन 90 न्यूट्रॉन है, इसलिए तुम्हारा मास 100 किलोग्राम हो गया, मेरा 90 किलोग्राम हो गया फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास डिफरेंट नहीं है, बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डिफरेंस के वजह से मास डिफरेंस है। इसका मतलब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास तो डिफरेंट है ही नहीं, मतलब मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इज नॉट डिफरेंट। मास ऑफ 1 न्यूक्लियन मीन्स व्हाट? मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास जो है वो है और न्यूट्रॉन का मास जो है वो है। ठीक है, इसको मिलाकर जो वेट मिलता है सपोज वो x ग्राम से, तो ये जो x ग्राम है ये हमेशा सबके लिए सेम है। ठीक है, चाहे तुम कार्बन उठा लो, ऑक्सीजन उठा लो, हाइड्रोजन उठा लो, लिथियम उठा लो, एल्यूमिनियम उठा लो, सब में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास फिक्स्ड है, सेम है, कांस्टेंट है। तो फिर भाई वेट का डिफरेंस किस बात का? वेट का डिफरेंस इस बात का है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। इनके संख्या के डिफरेंस के वजह से वेट का डिफरेंस होता है, ना कि इनके मास के डिफरेंस के वजह से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो सेम है भाई थ्रू आउट। तुम्हारे अंदर जो प्रोटॉन है उसका मास भी सेम है, मेरे अंदर जो है उसका मास भी सेम है, हम दोनों का मास सेम है, मतलब प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से अलग है भाई, इसके वजह से मास डिफरेंस आ रहा था हमारा, तुम्हारा ज़्यादा था, मेरा कम आ रहा था। इसका मतलब चाहे तुम कार्बन 12 एटम में जितने भी प्रोटॉन हैं, मतलब 1 न्यूक्लियन की बात कर लो, उसका जो मास होगा, और तुम कोई भी सब्सटेंस ले लो उसमें जो 1 न्यूक्लियन का मास होगा दोनों का सेम होगा। बिकॉज दोनों का कितने न्यूक्लियन है? एक ही न्यूक्लियन है, मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। तो इसका मास जो आएगा और इसका मास जो आएगा दोनों सेम ही आएगा, बिकॉज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो फिक्स्ड है, सेम है।
इसीलिए मैंने इसको कैंसिल किया। क्या ये बात क्लियर है? वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया आज तो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ नथिंग बट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अरे भाई साहब, ये क्या बोल दिया भाई आपने, ये तो कुछ नया चीज़ मिल गया हमें सीखने को कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली में टोटल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अरे भाई, ये तो खतरनाक चीज़ सीखने को मिल गया आज कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। समझे? अगर मैं आपसे कहूँ, बता, अगर मैं आपसे कहता हूँ एक सब्सटेंस है ए जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास 64 है। नाउ टेल मी अबाउट इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बता सकते हो? तुम बोलोगे भाई क्या बकवास करते हो यार, अभी तो पढ़ा कि नंबर ऑफ सब्सटेंस में अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन है तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ नथिंग बट व्हाट? रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ नथिंग बट the total number of nucleons present in that substance। इसका मतलब टोटल न्यूक्लियॉन्स मतलब टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स, सॉरी, टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 64 हैं। इतने सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। समझ में आया है? हाँ भाई, समझ में तो आया है। ठीक है, तो कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो मिलाकर 64 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये बात याद रखना कि अगर रैंडम क्वेश्चन पूछे तो रिलेटिव एटॉमिक मास अगर इतना गिवन है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तुम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूँ। 1U या फिर 1 AMU 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C12 एटम कैसे होता है, बताता हूँ। देखो, देखते जाओ बस। एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास भी इसको कहा जाता है। चलिए, वन AMU या फिर 1U एक ही बात है। ठीक है, देखिए, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज़ इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C12 एटम। एक C12 एटम का 1/12 पोर्शन या फिर पार्ट ही 1U होता है। ये मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। कैसे? देखिएगा ज़रूर। मुझे बताओ, 1 कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है? बताओ बताओ।
हमने पढ़ के रखा है, बताओ कितना होता है। 1 कार्बन 12 एटम का मास हमने बचपन में पढ़ा था 12U होता है या फिर 12 AMU होता है। तो बस यहाँ पे बिठा दो 1/12 ऑफ 12U कट गया 1U आ गया। अरे वाह ये क्या हो गया। ठीक है ये बस मजाक था। चलिए एक्चुअली में इसका कोई प्रूफ ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये डिफाइंड है भाई, डेफिनेशन का कभी प्रूफ ही नहीं होता, ठीक है ना। तो बस हम थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। अब मेन मुद्दा क्या है वो देखो, मेन मुद्दे की बात करते हैं। 1 AMU किसके बराबर है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। जस्ट लाइक रिलेटिव एटॉमिक मास को हमने जैसे ब्रेक डाउन किया था वैसे ही हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो बेसिकली देखिए 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को मैंने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को मैंने लिखा था मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स ऑफ कार्बन 12 एटम। लिखा था कि नहीं? हाँ, फिर से वही लिखेंगे, मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स ऑफ C12 एटम। ठीक है, क्योंकि भाई कार्बन 12 एटम में 12 न्यूक्लियंस होते हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। अच्छा, अब इसको मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन को मैंने क्या लिखा था कि 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन ऑफ कार्बन 12 एटम। है कि नहीं बताओ? हाँ भाई यही लिखा था मैंने। अच्छा, नाउ 12 कट गया, क्या रह गया? मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन ऑफ कार्बन 12। अच्छा, कार्बन 12 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? बिकॉज भाई कार्बन में एक न्यूक्लियन का मास जो होगा वही मास तुम एक न्यूक्लियन किसी भी एलिमेंट का ले लो सेम आएगा। तुम मेरे बॉडी में प्रेजेंट किसी भी एटम का 1 न्यूक्लियन का मास ले लो वो भी सेम आएगा। तुम्हारे बॉडी में 1 न्यूक्लियन का मास जो होगा वो भी सेम आएगा। किसी और के बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट में एक न्यूक्लियन का मास जो आएगा वो सब में सेम होगा। तो पार्टिकुलरली C12 लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो बेसिकली ये कट के मास ऑफ 1 न्यूक्लियन ऑफ कार्बन 12 आया। तो कार्बन 12 में 1 न्यूक्लियन का मास जो होगा वही हर किसी ऑब्जेक्ट में 1 न्यूक्लियन के मास के बराबर होगा, बिकॉज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला। क्या रिलेशन? कि एक AMU या फिर एक U 1U इज़ नथिंग बट द मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। क्या बात है भाई, कि एक न्यूक्लियन के मास को ही हम 1U कहते हैं, है कि नहीं? अच्छा, और हमें ये भी पता है कि 1U से हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक रिलेशन भी मैंने को बताया था, इट इज़ 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। तो ये आपका रिलेशन बन जाता है 1U और न्यूक्लियन के बीच में। ठीक है, समझ आया? अच्छा, तो बेसिकली 1U को ब्रेक डाउन करके हमें क्या मिला? ये तो भाई एक न्यूक्लियन का मास है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास मिलाकर इसका जो मास आएगा उसको हम 1U कहते हैं। ठीक है, समझे? मस्त चीज़ है। अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला आज। ऐसे ही अगर मैं आपसे अभी किसी भी एलिमेंट का अगर मैं आपसे मास निकालने की कोशिश करवाऊँ तो क्या आप निकाल पाएंगे? जी हाँ ज़रूर। कार्बन का कितना होगा भाई? कार्बन का कितना होगा? 12U होगा। कैसे? बिकॉज
कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 12। तो इसका अगर मैं एटॉमिक मास निकालूं तो क्या होता है? अच्छा लिख ही देता हूं भाई, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम, ठीक है। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो एटॉमिक मास निकालने का टेक्निक है, एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एक एटम का मास। तो एक एटम का मास कैसे निकलेगा? उस एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना होगा एक न्यूक्लियॉन के मास के साथ, तो तुमको मिल जाएगा एक एटम का मास। बिकॉज हमें पता है कि एक एटम में कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब कहे तो कुछ ना कुछ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अब इन न्यूक्लियॉन का मास निकालना ही हमारा क्या होता है? एम होता है। तो ये मैंने एक रिलेशन निकाल दिया है। तो बेसिकली तुम लिख सकते हो एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास, बिकॉज रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट इक्वल टू टोटल न्यूक्लियॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हो। तो इट इज RAM इनटू एक न्यूक्लियॉन का मास, अभी पढ़ा क्या होता है? 1U या फिर 1AM में भी होता है, कुछ नहीं, कोई सा भी एक चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला मिल गया है। इट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है एक न्यूक्लियॉन के मास से, तो हमें टोटल मास निकल जाएगा। बचपन में करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इसका मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं, किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल पूछूं कैल्शियम का कितना होगा एटॉमिक मास, तुम बोलोगे भाई कैल्शियम का नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, मतलब मास नंबर कितना है। एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास नंबर, ठीक है। क्योंकि मास नंबर मतलब क्या भाई? मास नंबर ही तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। देखो ये देखो, ये याद रखो, ये देखो, देखा, रिलेटिव एटॉमिक मास ही मास नंबर है, और क्योंकि मास नंबर ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 20 नहीं है भाई, 40 है, और इंटू 1U इट इज़ 40U। समझ आया? ऐसे ही सोडियम का नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या फिर मास नंबर कितना है? 23 है, इंटू 1U इट इज़ 23U। लेकिन एक्चुअली में ये आपके एटॉमिक मास एक्चुअल वाले नहीं हैं। एक्चुअल वाला एटॉमिक मास हमेशा पॉइंट में आता है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1.008U होता है, लेकिन हम हाइड्रोजन को 1U लेते हैं फॉर कॉन्वीनियंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन।
ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। कैसे निकालेंगे? उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो निकालो और इनको 1U से मल्टीप्लाई कर दो। वाह भाई वाह, कितना इजी है। देखिए फॉर एग्जांपल CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44U। कैसे आता है देखो, सबसे पहले कार्बन में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 12 प्लस ऑक्सीजन में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब बेसिकली मैं आपसे उसका मास नंबर पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ ऑक्सीजन के कितने न्यूक्लियॉन्स है भाई? तुम बोलोगे 16, लेकिन 2 एटम है तो 16 इंटू 2 मतलब इतना इंटू 1U, ठीक है। दिस इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू 1U। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 44U। समझ आया कैसे हुआ? बस और क्या। इसके बाद H2O 18U होता है। देखो कैसे आता है। हाइड्रोजन में कितने न्यूक्लियॉन्स? 1, लेकिन 2 एटम्स हैं तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के कितने न्यूक्लियॉन्स? 16 इंटू 1U, इट इज़ 18U। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया एकदम। आज मज़ा आ गया भाई, है ना। तो बेसिकली ये था। और फिर मोलर कॉन्सेप्ट हम एंटर कर सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था पिछले लेक्चर में, है ना। अच्छा, एक रिलेशन भी दिखाया था मैंने आपको Na और ग्राम में, है ना, एवोगाड्रो नंबर में और AMU और U में। तो वो भी याद रख सकते हैं, ठीक है, काम आएगा कैलकुलेशंस में। और क्या है भाई, मोलर मास मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये वाला आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा, फ्लो चार्ट, ठीक है। बताऊंगा मैं इसको धीरे धीरे, लेकिन ये बाद में बताता हूँ। अच्छा, बाद में याद रखना। अच्छा, ये नोट कर लो, ठीक है, ये नोट कर लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं लिख कर लाया हूँ। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को मेजर करने के कुछ यूनिट्स, बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टॉर भी यूज़ करते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हम यूज़ करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, और इनके बीच में इनके वैल्यूज़ भी गिवन हैं बेसिकली, चाहे तो नोट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नोट, कि 1 मोल एटम को हम 1 ग्राम एटम कहेंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल को हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कहेंगे, 1 मोल आयन को हम 1 ग्राम आयन भी कहेंगे। कहीं कहीं पर लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इसको लिखा जाता है, 1 मोल एटम को 1 ग्राम एटम लिखा जाता है, 1 मोल मॉलिक्यूल को 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा जाता है, और 1 मोल आयन को 1 ग्राम आयन लिखा जाता है। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों पर, ठीक है, ये याद रखना। बाकी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और भी डेप्थ में बात करेंगे। तब हम मोल कैलकुलेशन के फॉर्मूलेस बनाएंगे खुद से, ठीक है, और फिर इसको हम चेक करेंगे कि देखो भाई ये फार्मूला कहाँ से आया था, ठीक है। तो ये आराम से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोल्स के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मोल स्टार्ट किया था। फिर मोल स्टार्ट करने से पहले मुझे ये करना चाहिए था, ठीक है, ये बातें, लेकिन इसको स्टार्ट करने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली हमें अभी थोड़ा सा कैलकुलेशंस को अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, और आज का लेक्चर कैसा हुआ ज़रूर से बताना, ठीक है। फीडबैक देना कि कैसा हुआ, अच्छा हुआ, ख़राब हुआ, मस्त था, बढ़िया था, या फिर बोरिंग था, कैसा था बताना। नेक्स्ट लेक्चर भी ऐसा ही जाएगा, टाइम 1.5 घंटे का ही आसपास होगा,
बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल, फिर से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, फिर हम कुछ बातें करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर, और फिर हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। फिर हम मोल्स निकालने के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोल्स निकालने के फॉर्मूलेस कहाँ से आए, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब आएगा। और फिर स्टार्ट होगा स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री होने के बाद ही अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है बेसिकली। तो उम्मीद करूँगा आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर को भी, जैसे आज बने रहे थे आप हमारे साथ, है ना। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड मेक श्योर कि आपको अभी भी सब कुछ समझ में आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट्स अभी से, वरना बाद में टाइम नहीं मिलेगा कवर अप करने का, ठीक है। सी यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।